नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से अरस्तु के काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत तथा त्रासदी के सिद्धांत को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे लॉन्जाइनस को पढ़ना। लॉन्जाइनस एक मूल यूनानी है और ये बहुत महत्वपूर्ण आचार्य है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत। तो आज हम लॉन्जाइनस को पढ़ेंगे। लेकिन यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, अरस्तु के बारे में है, तो आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियो दे दी है, ना केवल अरस्तु ही बल्कि हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को मैंने अब तक पढ़ाया है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाकर आप उसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन यदि हिंदी विषय है तो वो सभी बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास है आपकी परीक्षा के लिए। तो ज़रूर से सबको देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे लॉन्जाइनस के बारे में पढ़ना। आपको पता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही, कि लॉन्जाइनस उदात्त सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य है। तो हम सबसे पहले लॉन्जाइनस के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्जाइनस कहाँ के निवासी हैं और देखेंगे इनके संक्षिप्त जीवन वृत्त को। तो लॉन्जाइनस मूल यूनानी नाम लॉन्गिनुस है इनका, ठीक है। लॉन्जाइनस जो है इनका मूल यूनानी नाम क्या है? लॉन्गिनुस। तो लॉन्गिनुस का कह लीजिए या लॉन्जाइनस का समय क्या हो गया? ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लॉन्जाइनस का समय क्या माना जाता है? तो ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम पेरीहुप्सुस। पेरीहुप्सुस कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, विशेषकर नेट जेआरएफ के लिए आप जो परीक्षा देते हैं तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको याद करना है। साथ साथ टीजीटी, बीजीटी, आप चाहे कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लॉन्जाइनस का ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, पेरीहुप्सुस। पेरीहुप्सुस ग्रंथ का प्रथम बार प्रकाशन सन 1554 ईस्वी में इतालवी विद्वान रोबेर्तेल्लो ने करवाया था। तो एक इतालवी विद्वान थे जिनका नाम था रोबेर्तेल्लो। प्रथम बार इन्होंने ही पेरीहुप्सुस का प्रकाशन करवाया सन 1554 ईस्वी में। ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पेरीहुप्सुस का प्रकाशन किसने करवाया? तो इतालवी विद्वान रोबेर्तेल्लो ने करवाया था। पेरीहुप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में रेटोरिक भी कहते हैं, तो भाषण शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। ये इसका वर्ण विषय है पेरीहुप्सुस ग्रंथ का, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो पेरीहुप्सुस मूलतः कौन सा ग्रंथ माना जाता है? एक भाषण शास्त्र माना जाता है, जिसे रेटोरिक के नाम से भी हम जानते हैं। पेरीहुप्सुस का सर्वप्रथम अंग्रेजी रूपांतरण जॉन हॉल ने, किसने? जॉन हॉल ने सन 1652 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस के नाम से शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। क्या रखा था शीर्षक उसका? ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस। किसका? पेरीहुप्सुस ग्रंथ का ये अंग्रेजी शीर्षक से प्रकाशन हुआ है। और प्रकाशन करने वाले कौन है? जॉन हॉल, सन 1652 ईस्वी में। सेंट्सबरी ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस यानी वाग्मिता का प्रकर्ष, अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो क्या हो जाएगा? वाग्मिता का प्रकर्ष, ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस का। तो सेंटबेरी ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस के लिए सबलाइम अर्थात उदात्त शब्द का प्रयोग किया है। किसने प्रयोग किया है? सेंट्सबरी ने सबलाइम शब्द का प्रयोग किया है। अब यही उदात्त चल करके आगे और विस्तार रूप में आप देखेंगे। तो फिलहाल के लिए क्या हमने देखा कि सेंट्सबरी ने ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? उदात्त शब्द का, जिसे अंग्रेजी में सबलाइम कहते हैं, ठीक है। लॉन्जाइनस ने पेरीहुप्सुस की रचना पत्र के रूप में, किस रूप में? पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करके लिखी थी। तो एक पत्र के रूप में लिखी हुई रचना है पेरीहुप्सुस। और इस रचना को किसके ऊपर संबोधित किया गया था? तो पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक एक व्यक्ति को संबोधित करके लॉन्जाइनस ने पेरीहुप्सुस की रचना पत्र के रूप में की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम केकिलियुस नामक व्यक्ति ने किया था। बात की जाए उदात्त के निरूपण की, तो उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो केकिलियुस नामक एक व्यक्ति ने किया था। लॉन्जाइनस से पूर्व होरेस ने आर्स पोएटिका यानी कि काव्य कला नामक ग्रंथ को
पत्र के रूप में लिखा था। लोंजाइनस ही वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने पत्र शैली में रचना की, बल्कि उनके पूर्व ही होरिस नाम के एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने आर्ट्स पोएटिका अर्थात काव्य कला नामक ग्रंथ को पत्र के रूप में लिखा था। तो होरिस का नाम महत्वपूर्ण है और इनकी पुस्तक आर्ट्स पोएटिका, जिसे काव्य कला के नाम से जाना जाता है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा गया है पत्र शैली में, तो ध्यान दीजिएगा। लोंजाइनस के पेरिहोप्सुस के अध्यायानुसार निरूपित विषयों की तालिका अब हम देखेंगे, जो इस प्रकार है। अध्याय 1 से 7 के अंतर्गत लोंजाइनस के ग्रंथ में, जो लोंजाइनस का ग्रंथ है पेरिहोप्सुस, उसके ग्रंथ का प्रयोजन, उदात्त की परिभाषा, कतिपय दोषों का विवेचन इसमें किया गया है 1 से 7वें अध्याय के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा, इसी के अंतर्गत उदात्त की परिभाषा एवं कतिपय दोषों का विवेचन भी है। 8 से 15वें अध्याय के अंतर्गत उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश दिया है लोंजाइनस ने। उसमें विचार की गरिमा व भाव की प्रबलता का निरूपण किया है। वहीं 16 से 29 अध्याय के अंतर्गत अलंकारों का निरूपण किया है लोंजाइनस ने। 30 से 38वें अध्याय के अंतर्गत शब्द, रूप, बिंब आदि का निरूपण किया है। 39-40 के अंतर्गत रचना की भव्यता का निरूपण है। वहीं 41 से 43 के अंतर्गत दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी अन्य दोषों की चर्चा की गई है। और 44वें अध्याय में यूनान के नैतिक साहित्यिक ह्रास के कारणों का संधान बताया है लोंजाइनस ने। तो अध्यायों की बात करें तो कुल कितने अध्याय है पेरिहोप्सुस में? तो 44 अध्याय है। ये अध्याय पूछे जाते हैं कि कुल कितने अध्याय है, तो आपको पता होना चाहिए कि 44 अध्याय है। और ये कुछ विषय वस्तु है जो कि इन अध्यायों में निरूपित किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। लोंजाइनस के संबंध में विभिन्न विद्वानों का अब हम अभिमतों को देखेंगे। तो इनमें से कुछ विद्वान हैं और ये कुछ है अभिमत जो कि लोंजाइनस के संबंध में है। इनमें से जो देखिए महत्वपूर्ण है मैं वो आपको बताती चलती हूँ। जैसे सेंट्सबरी ने कहा है कि उनकी आलोचना, किनकी आलोचना? लोंजाइनस की आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। तो कहते हैं सेंट्सबरी की लोंजाइनस की जो आलोचना है वो एक प्रकार से शुद्ध सौंदर्यवादी आलोचना है और साथ साथ वो क्या है? सर्वोत्कृष्ट भी है। अन्य प्रमुख जो है एलन टेट को कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कहते हैं एलन टेट की लोंजाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक हैं। ठीक है। वही विंसेंट एवं क्लिंट बुक्स का कहना है कि पेरिहोप्सुस एक असाधारण लेख है, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे कहा है पेरिहोप्सुस को। पेरिहोप्सुस आपको पता है लोंजाइनस की रचना है। तो विंसेंट एवं क्लिंट बुक्स ने पेरिहोप्सुस को एक असाधारण लेख के रूप में स्वीकार किया है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण अभिमत थे जिनको मैंने महत्वपूर्ण बताया है, उसे विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा और एक बार वीडियो को रोक करके इनको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है। हम आगे चलेंगे। आगे देखेंगे पेरिहोप्सुस में सर्वप्रथम या सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि हम लोंजाइनस को पढ़ रहे हैं और लोंजाइनस का सिद्धांत है उदात्त का सिद्धांत, जिसे हम औदात्य के नाम से भी जानते हैं। तो औदात्य लोंजाइनस का महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम उदात्त के नाम से भी जानते हैं। और उदात्त का यदि हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ ही होता है सर्वोच्च या उत्कृष्ट। तो जहाँ पर उच्चता, उत्कृष्ट या सर्वोच्च की बात की जाए काव्य में, वो लोंजाइनस का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अर्थात लोंजाइनस मानते हैं कि काव्य में जो विशिष्ट गुण होता है वो होता है उसकी उच्चता। अर्थात काव्य इस प्रकार का होना चाहिए, उसमें इस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उत्कृष्टता होनी चाहिए कि वो श्रोता को क्या करे, अपनी ओर अभिभूत कर ले। इस प्रकार पाठक को अनायास वो बहा ले जाए। इतनी शक्ति, इतनी उच्चता, इतनी उत्कृष्टता काव्य में होनी चाहिए। तो उदात्त का यदि आप अर्थ समझ जाते हैं तो लोंजाइनस का ये जो उदात्त का सिद्धांत है या उदात्त का सिद्धांत है तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी समझने में। तो सीधा सीधा एक ही बात है उदात्त के सिद्धांत में लोंजाइनस का कि काव्य इस प्रकार का हो जिसमें इतनी ज़्यादा उत्कृष्टता हो, उच्चता हो कि पाठक को, श्रोता को बिल्कुल अपने रंग में रंगा दे, पाठक को बिल्कुल अपनी उत्कृष्टता में, अपनी अभिव्यक्ति में इतना अभिभूत कर दे कि पाठक बिल्कुल उसकी प्रबल शक्ति में बह जाए। अर्थात उस भावना से पूरी तरीके से
पाठक घिर जाए, उसका अपने ऊपर वशी ना रहे, वो इतना भावावेश हो जाए, इतना भावुक हो जाए, इतना लीन हो जाए उस रचना में। तो यही है लॉन्जाइनस के उदात्त का सिद्धांत। तो हम देखेंगे कि लॉन्जाइनस ने क्या किया, पेरिहुप्सुस में सर्वत्र उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया है। उत्तम पुरुष क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से उत्कृष्टता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और लॉन्जाइनस ने कहा भी है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। क्या कहा है कि उदात्त जो है, औदात्य है, उत्कृष्टता जो है, उच्चता जो है, वो क्या है, महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। सब्लिमिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल। तो ये सब्लिमिटी इज द इको ऑफ द ग्रेट सोल, अर्थात वही कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि होती है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा भी है कि उदात्त जो है अभिव्यंजन का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। अर्थात उदात्त क्या है, अभिव्यंजना का, अभिव्यक्ति का अनिर्वचनीय प्रकर्ष है, उत्कृष्ट है और वैशिष्ट्य है। तो उदात्त को इन्होंने सर्वप्रमुख माना है। और हम आगे भी देखेंगे कि उदात्त की उत्पत्ति के लिए किसको महत्व देते हैं। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। किसे महत्व दिया है? प्रतिभा को। लॉन्जाइनस मानते हैं कि कोई भी काव्य तभी उत्कृष्ट हो सकता है जब उस काव्य को रचने वाला, उस काव्य को लिखने वाला बहुत क्या हो, प्रतिभावान हो। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। ये जितनी भी बातें अभी हम उदात्त के बारे में लॉन्जाइनस की पढ़ रहे हैं, चाहे वो अर्थ हो या परिभाषा हो, चाहे उत्पत्ति हो, ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सबको बहुत अच्छे से देखते चलेंगे हम। तो लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन है। जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि काव्य इतना ज़्यादा उत्कृष्ट हो कि सम्मोहित कर ले दर्शक को या पाठक को या श्रोता को। तो कहते हैं कि उदात्त का कार्य जो है वो अनुनयन नहीं है बल्कि सम्मोहन है या लोकोत्तर आह्लाद है। वो इस प्रकार लोक में अपनी भावनाओं को प्रेषित कर दे कि पूरा पाठकगण या श्रोतागण उससे क्या हो जाए, उसके वशीभूत हो जाए या उससे भावुकता को एक सामान्य धरातल पर आत्मसात कर सके। अर्थात जैसा रचनाकार प्रेषित करना चाहता है वो ठीक उसी प्रकार श्रोता के मन में भी उत्पन्न हो पाए। इस प्रकार की उच्च कोटि की रचना होनी चाहिए। अब देखिए लॉन्जाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत बताए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये स्रोत कौन कौन से उदात्त के। पहला तो है महान विचारों की उद्भावना की क्षमता होनी चाहिए किसी भी रचना में, जिससे कि महान विचारों की उद्भावना की क्षमता पैदा हो। अर्थात महान व्यक्तियों की वाणी से ही औदात्य अर्थात उच्चता या उत्कृष्टता का समावेश होता है उनकी रचनाओं में। तो लेखक का व्यक्तित्व जितना अधिक उदात्त होगा, सर्वोत्कृष्ट होगा, उच्चता के शिखर को छूता होगा, उसकी रचना में भी उसी अनुपात में क्या मौजूद होगा, औदात्य मौजूद होगा। तो इसीलिए महान विचारों की उद्भावना की क्षमता होनी चाहिए लेखक में। तो पहला तो उदात्त का स्रोत यही है कि लेखक में औदात्य की भावना उत्कृष्ट होनी चाहिए, तभी तो वो पाठकों के बीच में अत्यधिक अपनी उत्कृष्टता को पहुंचा पाएगा। दूसरा है प्रबल एवं अंतः प्रेषित भाव, अर्थात भावों की प्रबलता को लॉन्जाइनस बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई भी घटना एक घटती है, उस समय उस घटना के प्रति जो भी प्रतिक्रिया होती है वो उस स्थान पर जितनी अधिक प्रबलता से मौजूद होगी, जितनी प्रबलता से सामने आएगी, उतना समय बीत जाने के बाद या दूसरे स्थान में इतनी प्रबलता से कभी नहीं आएगी। मान लीजिए कि आपको किसी ने बहुत बेवजह किसी काम के लिए डांट दिया, आपने उसकी बात का जवाब देने के लिए उतनी ही उच्चता के साथ उसको सही रास्ते पे लाने के लिए बात कही। तो जितनी उच्चता के साथ आप उस समय कह पाएंगे, बाद में जाकर के आप उतनी उच्चता से नहीं कह पाएंगे। तो लॉन्जाइनस का यही कथन है कि भाव यथास्थान पर जितना अधिक प्रबल उत्पन्न होता है, प्रेषित होता है, वो समय बीत जाने के बाद या उस स्थान को छोड़ देने के बाद उतनी औदात्यता से, उतनी प्रबलता से, उतनी उत्कृष्टता से मौजूद नहीं हो पाता है, प्रकट नहीं हो पाता है। तीसरा है अलंकारों, जिसमें विचार अलंकार और शब्दालंकारों का समुचित प्रयोग को उन्होंने महत्वपूर्ण स्रोत माना है। चौथा है भव्य पद योजना को माना है कि एक पद योजना जो होनी चाहिए उसमें भव्यता होनी चाहिए, जिसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत होते हैं,
जिसमें ऐसी भव्यता होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का चयन होना चाहिए जिससे पाठक उसके बिंब की कल्पना कर सके, उसके शैलीगत परिष्कार को ठीक से समझ सके। इसलिए शैली पर बहुत ध्यान देना चाहिए रचनाकार को या कवि को। पांचवा है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। अब देखिए, कोई भी रचनाकार जब लिखता है तो उसकी रचना की एक गरिमा होती है, वो पाठकों तक जाता है और उसी प्रकार वो प्रभावित करता है पाठकों को। तो एक गरिमा होती है और साथ साथ एक उत्कर्ष का समुचित प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए काव्य में इन सब बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए किसी भी रचनाकार को काव्य रचना करते समय। तो ये कुछ 5 मूलभूत स्रोत थे उदात्त के लिए लॉन्जाइनस के अनुसार। आगे हम देखेंगे लॉन्जाइनस ने उदात्त के 3 अवरोधक तत्व भी माने हैं, जिसमें है शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर। शब्दाडंबर से जैसा आप समझ ही रहे, शब्दों का आडंबर, मतलब इस प्रकार के शब्द नहीं होने चाहिए जो बेकार के आडंबर फैलाए। सटीक और स्पष्ट शब्दों को ध्यान में रख कर के ही आपको शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी शब्द के आडंबर के कारण, बहुत दिखावे वाले शब्दों को प्रकट करने के कारण भी उदात्त में क्या हो जाता है, अवरोध पड़ जाता है। ठीक है। दूसरा है बालिशता, अर्थात आप शब्द ऐसे चयन कीजिए या अर्थ ऐसे होने चाहिए जो शुद्धता की ओर हो, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। तो बालिशता भी कभी कभी उदात्त के लिए अवरोधक साबित हो जाता है। और तीसरा है भावाडंबर, इस प्रकार के भाव आपको नहीं दर्शाने चाहिए जो केवल आडंबर फैलाए। अब जैसे कि देखिए, भावाडंबर में बताया भी गया है कि अनास्थानस्थ, अनपेक्षित और अनुचित भावातिरेक सभी क्या है, भावाडंबर है। मतलब अस्थानस्थ, जो स्थान के अनुचित ना हो, जो अपेक्षित ना हो, यहाँ पे ऐसा कोई भाव को फैला दिया जाए या प्रस्तुत कर दिया जाए, या फिर अनुचित कोई भाव को शामिल कर दिया जाए, ये सभी क्या है, भावाडंबर है। अर्थात भाव के आडंबर को केवल फैलाना है और कुछ नहीं, जो कि उदात्त में अवरोध का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार उदात्त के 3 अवरोधक तत्व हमने देखे, शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालिशता। तो ये तीनों को अच्छे से देखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऑप्शन में एक दूसरा दिया रहता है और आपको पता होना चाहिए कि 3 कौन से हैं, तभी आप जो नहीं है उसको समझ पाएंगे। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण उदात्त सिद्धांत को, लॉन्जाइनस को, उनकी महत्वपूर्ण रचना को पढ़कर समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में हम जॉन ड्राइडन को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। और अब समय है पिछली वीडियो के प्रश्न का, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि मिमेसिस का हिंदी अनुवाद क्या है। तो मिमेसिस का हिंदी अनुवाद क्या है, अनुकरण है। और जिन विद्यार्थियों ने उसका सही उत्तर दिया है उनमें है अर्चना लोधी, मंजू बाला तथा अरविंद कुमार यादव। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देख लेंगे आज के प्रश्न को। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देख लेंगे हम आज के प्रश्न को। तो आज का प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं। तो जल्दी से उसका उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ लिखकर भेजें, और वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें ताकि सबको वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों के जनक जॉन ड्राइडन के साथ। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।